आज मध्य प्रदेश केएसएस टीम नॉलेज शेयरिंग टीम के द्वारा केएसएस सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। केएस सेशन का जो विषय है, टॉपिक है, वो है राइट टू एजुकेशन। टुडेज केएसएस सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपी केएसएस टीम फॉर आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। सो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन एंड today's our moderator is Aarti ji. So I am over to Aarti ji. Thank you. जी, थैंक यू बलराम जी। फॉर डिग्निटी, नमस्कार साथियों, मैं आरती कुशवाहा हमारे एमपी के एस एस सीजन अर्थात ज्ञान साझा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अभी आप सभी को ज्ञात हुआ, आज का हमारा केएसएस का टॉपिक है आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार, जिसकी थीम है शिक्षा सशक्तिकरण और समानता का मार्ग है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम हमारे मूवमेंट के थीम सॉन्ग के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। तो मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्ले थीम सॉन्ग। Thank you everyone for dignity. थैंक यू राखी जी। तो जैसा कि आप सभी को अभी ज्ञात हुआ कि आज के हमारे एपिसोड का टॉपिक है शिक्षा दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। यह हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह हमारे व्यक्तित्व, हमारे मूल्यों और हमारी सोच को आकार देती है। यह हमें सोचने, कार्य करने और जीवन में समझदारी भरे निर्णय लेने का तरीका सिखाती है। किंतु भारत में शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति पूर्व से ही कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है, जिसके पीछे अलग अलग कई कारण रहे हैं। भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने और लोगों को पढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। यह केवल एक कानून नहीं
बल्कि भारत के हर बच्चे के सपनों को उड़ान देने का माध्यम है। आरटी का उद्देश्य शिक्षा में समानता लाना और सभी बच्चों को सामान्य एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। एक शिक्षित बच्चा स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ एक सशक्त राष्ट्र और सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। आरटी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे हम आज के हमारे स्पीकर एडवोकेट राजेश्वर पांचाल जी से। पांचाल जी को इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी को पांचाल जी का परिचय देना चाहूंगी। राजेश्वर पांचाल जी का जन्म भोकर जिला नांदेड़ में हुआ था। पांचाल जी ने 2002 में डीवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स भोकर जिला नांदेड़ से कला संकाय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 2005 में नांदेड़ लॉ कॉलेज नांदेड़ से एलएलबी करने के बाद वे मुंबई आ गए। उन्होंने 2007-8 में मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलएम भी पूरा किया। एलएलएम की पढ़ाई के दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके मुंबई विश्वविद्यालय के नियमों को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई विश्वविद्यालय ने अपने नियमों विधानों में बदलाव लाया। यह उनका पहला केस था। तब से वे मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं और उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों को संभाला है, जैसे कि उनके द्वारा दायर जनहित याचिका PIL, जिसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आतंकी पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए भुगतान करने के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार उनके द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका PIL ने महाराष्ट्र सरकार को 17/5/2018 को एक सरकारी संकल्प जारी करने के लिए बाध्य किया, जिसमें राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त सभी श्रेणियों जैसे OBC, BGNT, NT, SEBC आदि को RTI अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान था। उक्त सरकारी संकल्प उनके नाम पर है। उन्होंने निःशुल्क पैरवी करते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक हिंदू राव इंगले का मुकदमा लड़ा और राज्य सरकार को 10 एकड़ कृषि भूमि और 300 मीटर का आवासीय भूखंड आवंटित करने तथा योद्धा को 50,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने JMFC और CJJD के लिए दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की और उनके मामले के परिणाम स्वरूप असफल घोषित किए गए, जिसके 135 उम्मीदवार JMFC CJJD बन गए और वर्तमान में राज्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। एक वकील के रूप में उन्होंने DIG, IG और SP आदि जैसे उच्च पदों पर आसीन IPS अधिकारियों के हाई प्रोफाइल मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है। इसी प्रकार उन्होंने कांस्टेबल, TI और SP के मामलों को भी सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सशस्त्र बलों, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, नगर निगम, बैंक, वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के सेवा मामलों को भी संभाला है। उन्हें राज्य के विभिन्न विधि कॉलेजों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में वे स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ से क्षतिपूर्ति न्याय शास्त्र में PhD कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं पांचाल जी को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वे आपको RT के बारे में विस्तार से बता सके। प्लीज पांचाल जी को ध्यान से सुनिएगा और सेशन के बाद आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी पांचाल जी द्वारा दिया जाएगा। पांचाल जी, हमारे आज के MPKSS एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओवर टू पांचाल जी। ओवर टू पांचाल जी, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर डिग्निटी ऑल ऑफ यू। थैंक यू आरती जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आई हैव जॉइन फ्रॉम 2 डिफरेंट डिवाइसेस इन केस ऑफ नेटवर्क इशू। एक अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आई कैन कंटिन्यू विद द अदर डिवाइस। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज KSS सेशन. Today's topic is very important in respect of all the particularly our Bahujan class of the India, and
our topic is also important as far as our present scenario, as well as the efforts on the part of the government of India in bringing the NEP, that is new national educational policy, etc., and again to divert the present scenario of the education in India. So from that aspect, we will start with the Constitution of India as to how the constitutional provisions were in effect and how the constitutional provisions were interpreted by judiciary, and as to how this act, that is RT Act, has come into effect. So let us begin. Wherever possible, I will use only legal terminology in English. उसको मैं हिंदी में ट्राई करूंगा समझाने के लिए, तो मुझे भी आसान जाएगा, आपको भी समझने के लिए आसान जाएगा. डियर फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसा कि आपको सबको मालूम होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स में ये किया है, बनाया गया है. तो उसमें से सबसे अहम पार्ट जो है पार्ट 3, जिसे हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार के नाम से जाना जाता है, और वो चालू होता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक, 33 तक. एंड उसके बाद में एक अनदर पार्ट होता है जिसको हम पार्ट 4 कहते हैं, जिसे जाना जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि सरकारों को, यानी कि राज्यों को. इसमें और एक इम्पोर्टेंट है राज्य की. यहाँ पे जब भी मैं बात करूंगा स्टेट की, तो हमारे आर्टिकल 12 में स्टेट की संकल्पना दी गई है, स्टेट की व्याख्या की गई है, स्टेट कौन है. तो आप समझ लीजिए कि स्टेट की इसमें सभी सरकारें आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आती है, राज्य सरकार उसमें आती है, इवन निकाय आती है, इवन तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जिला परिषद, ऑल फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द सेंटर टू द विलेज. ये सारे के सारे अथॉरिटीज वो आर्टिकल 12 के स्टेट के व्याख्या में आते हैं. तो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब अपने हमारे सरकार को बनाएंगे, राज्यों को बनाएंगे, चलाएंगे, तो गवर्नेंस करते समय उन्होंने क्या क्या करना है. तो इसलिए 4th पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कुछ पॉलिसीज ली डाउन की है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. अभी ये दोनों पार्ट 3rd में जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसे हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार कहते हैं. ये मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं. अगर इसको अथॉरिटीज यानी कि राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार, इनके या कोई भी अथॉरिटीज अगर इनको अगर इन्फोर्स नहीं करते हैं, तो the concerned party is entitled to go to court with a petition, that is High Court, Supreme Court, and enforce that right. But this is not ऐसा नहीं होता है. ये 4th पार्ट में जो अधिकार दिए गए, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो बातें कही गई है, उसको एनफोर्स करने के लिए ऐसा हम कोर्ट में जा करके रिट पिटिशन लगा करके या कोई अदर याचिका लगा करके हम उसको एनफोर्स नहीं कर सकते. लेकिन ये जो बात है ओरिजिनली हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, तो आर्टिकल 45 में ये वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है. उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या कहा कि घटना बनी हमारी जब एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि 26 जनवरी 1950, तब कहा गया था कि आने वाले 10 सालों में राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेंगे, यानी कि राज्य ऐसा प्रयास करेंगे कि सारे बच्चों को उम्र के 14 साल तक फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए और अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए. ये हमारा ऑब्जेक्ट इस आर्टिकल 45 में कहा गया था. अभी ये ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ये अभी दिस डिपेंड्स ऑन द बजटरी प्रॉब्लम, द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट एटसेट्रा. इसकी वजह से ये, और ये बिकॉज इट इज इन द 4th पार्ट, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में होने की वजह से ये वाकई में लागू किया गया है या नहीं लागू किया गया है, इसकी वजह से कोई कोर्ट में जाकर याचिका लगा करके इसको कोई इंप्लीमेंट नहीं कर सका. तो दिस वेंट ऑन, दिस गोज ऑन. तो जब तक हमारे अलग अलग सरकारी जो स्कूल से मतलब जैसा हमारे गांव में देखता है तो हम झड़पी के स्कूल होते हैं, सिटी में आएंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स होते हैं, तो उनके माध्यम से जो कुछ चलता रहा वो चलता रहा. और बाद में हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स आ गए. तो प्राइवेट स्कूल्स मतलब शहरों में एकदम जहाँ पे एकदम जिसको हम डाउनटाउन ऑफ द सिटी कहते हैं, मतलब मेजर जहाँ पे सिटी का एकदम मध्य भाग जिसको कहते हैं, वैसे बड़ी बड़ी जगहों पे ये प्राइवेट स्कूल्स शुरू हो गए. इनफैक्ट द शॉपिंग ऑफ द एजुकेशन शुरू हुआ, सेलिंग ऑफ द एजुकेशन जब शुरू हुआ, तब जो है तो जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, गरीब बोलो या फिर हमारे बैकवर्ड क्लास के बोलो या अदरवाइज इवन डिसएडवांटेज्ड बच्चे हो, उनको प्राइवेट स्कूलों में जाने का मतलब पॉसिबिलिटी
या उनका कैपेसिटी नहीं होने की वजह से ये सिर्फ जो अधिकार है वो अधिकार यानी कि ये जो पॉलिसी है वो खाली ऐसा ही मतलब पेपर के ऊपर रहा। अब इसमें क्या होता है, एक कर्नाटक हाईकोर्ट में इसको जरा ये करो, अब इसी को हम समझते हैं आगे कैसा ये मतलब इसका रूपांतर कैसा आर्टिकल 21A में हुआ, कैसा ये फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आर्टिकल 21A में हुआ और आर्टिकल 21A को लागू करने के लिए कैसा ये RT एक्ट बना और उसके लिए कितना जुडिशरी का योगदान है और कैसा जुडिशरी ने उसको इंटरप्रिट किया आर्टिकल 45 को और जिसका रूपांतर हुआ अल्टीमेटली आर्टिकल 21A एंड देन RT। इसके लिए हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। इसके लिए 2-3 केस लॉ जरूरी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस स्लाइड को आगे बढ़ाइए। हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। तो जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 45 क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। ये नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, जैसा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए एनीबडी कैन गो टू कोर्ट, फाइल ए पिटिशन एंड सीक अ डायरेक्शन, और कोर्ट को करना ही पड़ता है, उस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, ये नागरिक का अधिकार है, इसको हम इन्फोर्सेबल कहते हैं कोर्ट में। लेकिन ये बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं पड़ता है, यानी कि अगर सरकार इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर लागू नहीं करती है तो कोई नागरिक कोर्ट में जाकर के इसको लागू करो इस तरह की याचिका दायर नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो दैट विल नॉट बी मेंटेनेबल। तो ऐसे सर्कमस्टांस में फिर क्या हुआ, अब बीच में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और आर्टिकल 21 जिसमें हम राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वेरियस हाई कोर्ट्स इन इंडिया स्टार्टेड डूइंग जुडिशियल एक्टिविज्म। एक जमाना था, एक जमाने में जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ, और उस जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से आर्टिकल 21 यानी कि पेपर के ऊपर जितना लगा है राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार में एक्चुअली में सिर्फ जीना या उसके साथ में कुछ और भी है, इस तरह से आर्गुमेंट शुरू हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट्स ने कहा, और ये पर्टिकुलरली सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सब केसेस शुरू हुआ। तो इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार सिर्फ जानवर के समान जीने का अधिकार नहीं है, तो जीने का अधिकार यानी कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में जीने का, और उस ह्यूमन डिग्निटी को जीने के लिए जो भी जरूरत है उसमें क्या क्या आएगा, अच्छी हवा आएगी, क्लीन हवा आएगी, क्लीन वाटर आएगा, क्लीन पानी आएगा, तो व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यानी कि व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू लिव द लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इस तरह से इंटरप्रिटेशन दिया गया आर्टिकल 21 को। तो उसी दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट में एक केस आया। कर्नाटक हाईकोर्ट में केस इस तरह का आया, कर्नाटक से एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया। वो केस ऐसा था कि कर्नाटक सरकार ने एक कानून बनाया, और वो कानून में ऐसा प्रावधान था कि कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक राज्य में जो MBBS की जो सीट्स होती है सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाए। एक तो ऐसे स्टूडेंट जो राज्य सरकार में ही मतलब कर्नाटक स्टूडेंट्स है, और दूसरे स्टूडेंट जो कि आउट ऑफ कर्नाटक स्टूडेंट्स है। तो इन दोनों के लिए उन्होंने क्या बनाया कानून कि जो कर्नाटक स्टेट से आते हैं उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट अगर स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनके लिए सिर्फ सालाना 2000 रुपया, ओनली 2000 रुपीज पर एनम फीस रहेगा। और वही अगर समझो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक यानी कि कर्नाटक सरकार का ही अगर स्टूडेंट है जिसको वहां पे सीट मिला है, तो उसको सालाना पेमेंट देना है सिर्फ 25,000 रुपीज। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक यानी कि कर्नाटक सरकार के बाहर का स्टूडेंट यानी कि इंडिया से मान लो महाराष्ट्र से हो या कोई दूसरा उड़ीसा या मध्य प्रदेश से अगर कोई स्टूडेंट हो जिसको कर्नाटक में स्थित कोई कॉलेज में अगर नंबर लगता है, तो उनके लिए सालाना 60,000 रुपीज पर एनम MBBS के लिए फीस देना जरूरी है। इस तरह का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इशू किया। तो क्या हुआ, वो मोहिनी जैन नामक एक लड़की जो यूपी से थी, मीरठ शहर से, उसे उस कर्नाटक स्टेट कॉलेज में नंबर लगा और उसे एडमिशन डिनाई किया गया ऑन द ग्राउंड कि उसे 60,000 रुपीज पर एनम भरना पड़ेगा। शायद वो गरीब थी, शी कुड नॉट पे द अमाउंट, देयरफॉर तो फिर उस मोहिनी जैन नामक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एक याचिका दायर किया, और उसने उस नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया
जिसके तहत वो राज्य सरकार ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया था कि कर्नाटक स्थित अगर कोई हो तो उन्हें इतना पेमेंट, कर्नाटक का बाहर का कोई हो तो इतना पेमेंट। तो ये पहली केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क केस जिसे हम कहेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ऐसा कहा कि हम अगर जीना चाहते हैं, अगर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, हमें जीने का अधिकार में अगर डिग्निटी के साथ में जीने का अगर अधिकार है और सही मायने में अगर जीना है, तो इसके साथ में अगर एजुकेशन नहीं है तो दिस विल बी लाइक लिविंग लाइक एनिमल। अगर एजुकेशन अगर नहीं हो, अनपढ़ अगर रहेंगे, तो हम जीने का पूरा अर्थ या पूरे फुल फ्लेज्ड अधिकार को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार है उसे अगर मीनिंगफुल बनाना है और उसे सही मायने में अगर जीना है तो उसके साथ में राइट टू एजुकेशन भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। फिर क्या हुआ इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह कहने के बाद में अभी इसका असर ऐसा हुआ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, तो इनके ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर किया, और वो केस नाम है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश करके। और वो वेरी नेक्स्ट ईयर, ये 92 में मोहिनी का केस हुआ, तो मतलब कुछ महीनों में ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारा लोग सोसाइटीज रनिंग दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस केम टुगेदर, दे फाइल्ड अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। उसमें उन्होंने कहा अगर कॉलेजेस में फ्री एजुकेशन और वो भी एज ए फंडामेंटल राइट एजुकेशन अगर लागू किया गया है एंड अगर ये बंधनकारक अगर हमारे ऊपर है, तो हमको तो कॉलेजेस बंद करके घर को जाना पड़ेगा। और इसलिए आप ये फिर से मोहिनी जैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 21 को, इंक्लूडिंग विच इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन एज ए फ्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 45 में, आर्टिकल 45 में जो कहा गया था, नाउ बिकॉज ऑफ मोहिनी जैन केस व्हाट हैपन, व्हाट वाज merely a principle of the directive principles of the state policy became a fundamental right under article 21। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दिया गया इन कॉलेजेस के सोसाइटीज लोगों ने। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस व्यू को रिकंसिडर किया गया कि वाकई में क्या ये सही इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का है, या सही में आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 का मीनिंग ये दोनों को पढ़कर इस, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले में उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में यानी कि 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, डिसाइड। अभी मोहिनी जैन में केस में क्या कहा उन्होंने, उधर एज लागू नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 विदाउट लिमिटिंग, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग बाय एज। मतलब 14 साल तक ही फंडामेंटल राइट है, उसके आगे फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा नहीं कहा था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ इन द केस ऑफ उन्नी कृष्णन सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, अप टू द एज ऑफ 14, यानी कि 6 से लेके 14 तक। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसकी वजह से जो मोहिनी जैन में जो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कहा गया उसको फिर से रिस्ट्रिक्ट किया गया, दैट वाज नाउ बिटवीन एज 6 to 14। तो इस तरह से जो है वो फिर से उसका जो व्याप्ति था जो फंडामेंटल को, उसको फिर से रिस्ट्रिक्ट करके ये बनाया गया कि ये जो है, अब ये हम सिर्फ इसको डिक्लेयर करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये पेपर के ऊपर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इस केस में फिर से इस जो एजुकेशन का जो राइट बनाया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ मोहिनी जैन केस, और उसको कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं था ऑन अकाउंट ऑफ एज, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिर से रिस्ट्रिक्ट किया और कहा कि ये फंडामेंटल राइट रहेगा, लेकिन अप टू द एज ऑफ 14 ही रहेगा, और इसको लागू करना ये सरकारों की जिम्मेदारी है। तो अब इस उन्नी कृष्णन केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो फैसला सुनाया उसको लागू करने के लिए फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कानूनी प्रावधान बनाना शुरू करना पड़ा, और उसकी वजह से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 86th अमेंडमेंट को लागू करना पड़ा। नेक्स्ट इसमें जाओ। तो ये जो 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है,
that actually came into effect from 13 December 2002 जो लागू हुआ। अब उसको इस अमेंडमेंट को अभी यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में लिखा है 1 अप्रैल 2010, मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये आरटी एक्ट जो हुआ इस तारीख से लागू हुआ है आरटी एक्ट, लेकिन ये आर्टिकल 21A जो आया कॉन्स्टिट्यूशन में वो आया है 13 दिसंबर 2002 को, ये याद रखो। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो मोहिनी जैन के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अप टू जो उसमें कोई एज नहीं कहा था, तो 19 क्वेश्चन में जो कहा इसको तो रिस्ट्रिक्ट करके दैट राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21, यानी कि जीवन जीने के अधिकार में ही ये अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फिर अमेंडमेंट ही किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट किस तरह से, 3 तरह से अमेंडमेंट हुआ। पहला अमेंडमेंट ये हुआ कि 86 अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A यानी कि इमीडिएटली आफ्टर आर्टिकल 21 एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया। उसमें क्या कहा गया है, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। ये पहला अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 21A में। अभी याद रखिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। व्हाट वाज देयर इन आर्टिकल 45, मतलब आर्टिकल 45 में जो था वो अभी हो गया आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया था ओरिजिनली कि राज्य सरकार स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 विद इन 10 years। दिस वाज ओरिजिनल आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को इनडायरेक्टली क्या हुआ, आर्टिकल 21A में परिवर्तित किया गया। तो आर्टिकल 45 को फिर इस तरह से चेंज किया गया। अभी आर्टिकल 45 एज ऑफ नाउ क्या है, उस तारीख को The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। Now this is RT2 हम इसको बोलेंगे। अभी पहले क्या था, एजुकेशन का बारे में बात किया गया था, जो उसको अभी हमने फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A। अभी यहाँ आर्टिकल 45 फिर उसको मॉडिफाई करके क्या किया गया कि उम्र के 6 साल तक बच्चों का केयर करना, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, यानी कि उसको हम बोलेंगे प्री प्राइमरी लेवल तक जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, जो भी केयर है, उस तरह से उनको बच्चों के लिए लागू करना जरूरी है। तो फिर इस दोनों आर्टिकल में सुधार किया गया। आर्टिकल 45 को पूरा तरह से रिप्लेस ही किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया। आर्टिकल 21 नया मतलब उसमें इंसर्ट किया गया। एंड देन आर्टिकल 51A इन ब्रैकेट के ये नया आर्टिकल भी ऐड किया गया। अब आर्टिकल 51A क्या है, तो दीज आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जिसे हम 42nd अमेंडमेंट जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ इसमें उस माध्यम से लाया गया था। तो उसमें अभी एक नया आर्टिकल ऐड हुआ। ये क्या कहता है, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द ड्यूटी इज कास्ट आल्सो ऑन द पेरेंट, कि ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया है कि उन्हें भी अपने बच्चों को जो है वो अप टू द एज ऑफ 14 6 साल से लेके 14 साल तक जो है उनको एजुकेशन की संधि उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14। ये पेरेंट्स के ऊपर भी जो है इस तरह से ड्यूटी कास्ट किया गया। इस तरह से 3 अमेंडमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो शॉर्ट में हम ऐसा कहेंगे ये जो हुआ पॉसिबल हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन दोज डेज। अभी आज के जमाने में कहेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज नोवेयर, इट इज नॉट सीन। जजेस आर एक्टिंग लाइक दे आर कॉम्प्रोमाइज, टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी फ्रैंक। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा मैंने अभी कहा कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, स्टेट शैल प्रोवाइड सो एंड सो एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमिन। अभी आर्टिकल 21A इंसर्ट किया तो उसको लागू तो करना है। तो लागू करने के लिए सिंपली बिकॉज इट हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हो जाएगा, तो नहीं, उसको जमीन पे लागू करने के लिए हमको कानून बनाना पड़ा। वो कानून का नाम क्या है, दिस RT एक्ट 2009। ये लागू हुआ कब से, 1 अप्रैल 2010। अब ये कानून जो है RT, इसका स्कीम कैसा है हम इसको देखते हैं। अभी ये आर्टिकल 21A में जो बात कही गई है, इसको लीगल राइट बनाने के लिए इस RT कानून का सेक्शन 3 कहता है that every child
is entitled to free and compulsory education up to age of 14. Now this is a legal right created in favor of every child by virtue of section 3. ये पहला मतलब आर्टिकल 21A को जमीनी तौर पर लागू करने के लिए बनाया गया नाउ ये जो एक्ट है, अभी एक्ट में ये सेक्शन 3 डिक्लेयर करता है सारे बच्चों का अधिकार फ्री शिक्षा का, ये अभी लीगल अधिकार बन गया है, ये लीगल राइट बन गया है, ऐसा डिक्लेयर किया जाता है इस कानून के माध्यम से। अभी इसको लागू करने के लिए फिर ये जिम्मेदारी किसका है? नाउ वंस देयर इज अ राइट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑन द स्टेट। तो स्टेट कौन है? तो उसके लिए उन्होंने इस कानून में ऐसा एक स्कीम बनाया, स्कूल को डिफाइन किया गया है। स्कूल का मतलब क्या है? जैसा हमारे हर कानून में व्याख्याएं की जाती है अलग अलग शब्दावली की, टर्मिनोलॉजी की, तो इसमें बहुत जरूरी है स्कूल की व्याख्या की। स्कूल मतलब क्या है? स्कूल, इसमें सारे स्कूल आ जाएंगे, whether school maintained by the government of India, whether school maintained by the territory, union territory of the government of India, whether school maintained by the state government or a school maintained by the municipal corporation, that is the local authorities, यानी कि जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, ये सारे के सारे स्कूल यानी कि स्कूल रहेंगे एज पर दिस एक्ट। अभी इसकी अभी ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज कास्ट अपॉन द स्टेट। अभी मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 12 में स्टेट यानी कि कौन? स्टेट यानी कि सारे अथॉरिटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ये सारे उस राज्य की संकल्पना में व्याख्या में आते हैं, तो उनके ऊपर ड्यूटी कास्ट किया गया है कि उनका जिम्मेदारी है कि इस अधिकार को लागू करना। इसके लिए ऐसा कहा गया इस कानून में, इट इज द ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी इस कानून में क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पर एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। स्टेट, अगर स्टेट रहेगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट आएगा, या लोकल अथॉरिटी यानी कि जिला परिषद या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इनके ऊपर ऐसा जिम्मेदारी दिया गया है। सेक्शन 6 से लेकर 9 तक इनका ड्यूटी क्या है? तो इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में विद इन 3 years फ्रॉम दिस एक्ट कमिंग इनटू फोर्स ये स्कूल को इस्टेब्लिश करना है। यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, इनको अपने अपने लोकल एरिया में स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना और फंक्शनिंग करना, ये जिम्मेदारी दिया गया इन स्कूल को, इन अथॉरिटीज को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, लोकल अथॉरिटी में जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, ऑल दीज अथॉरिटीज कम। तो इस तरह से जो है वो एक कानून का स्कीम है। अब इसमें क्या है देखो, पहले हम इवन आई हैव सीन फ्रॉम द कॉलेज डेज, हमको अलग अलग कंट्रीब्यूशन दो यानी डोनेशन दो, इस नाम के तहत अलग अलग फीस अपार्ट फ्रॉम द लीगल फीस लिया जाता था, इसे कैपिटेशन फीस कहा जाता है। तो इस कानून में कहा गया है कि किसी भी तरीके से डोनेशन या कंट्रीब्यूशन या फिर किसी और नाम से पेमेंट हो या बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, ये फीस लेना इस कानून के तहत दंडनीय अपराध माना गया है, एक्सेप्ट द फीस विच इज नोटिफाइड एंड परमिसिबल बाय लॉ। तो जैसा कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट में प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस एक्ट है, शायद एमपी में भी इस तरह का एक्ट होगा, आई डू नॉट नो। तो उस कानून में कहा गया है कि व्हाट फीस इज परमिसिबल, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि दिस फीस इज परमिसिबल। उस परमिसिबल फीस को छोड़ करके अगर तुम एक्स्ट्रा हेड के अंदर अगर तुम फीस चार्ज करते हो इन द नेम ऑफ डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर, दिस विल बी नोन एज अ कैपिटेशन फीस। एंड इस तरह का फीस अगर कोई स्कूल या कॉलेज अगर चार्ज करता है, स्कूल चार्ज करता है, तो उसे वो कानूनी इस आरटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना गया है इस कानून के तहत। फिर अभी इसमें क्या है देखो, ये कानून को ये कानून जो लागू है आरटी एक्ट, इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बच्चों को 2 अलग अलग संज्ञाओं में डिफाइन किया गया है। उसकी पहली संज्ञा ऐसी है, डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड, चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड ग्रुप, या उसको बोलेंगे डिसएडवांटेज चाइल्ड, व्हाटएवर नाम आप बताइए। उसमें नॉर्मली कौन आता है? तो उसमें आता है पहला SC ST। अभी इसमें मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज मैंने जो इधर बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया था इसी संज्ञा से निर्माण हुआ था। बिकॉज इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली कहा गया है SC ST, चाइल्ड बिलोंगिंग टू SC ST ऐसा कहा गया है। देन कहा गया है चाइल्ड बिलोंगिंग टू अ कास्ट और द ग्रुप ऑफ द पीपल दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल नजर में देखा जाए तो ओबीसी आता है। अभी महाराष्ट्र में ओबीसी को अलग अलग कैटेगरीज में फर्दर ये किया गया, जैसे हम VJNT, DNT, VNT, these are all parts of the OBCs। अदर स्टेट में इसको हम बैकवर्ड क्लास ही बोलते हैं,
यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो 3 ही कैटेगरी होता है, SC, ST एंड बैकवर्ड कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में क्या हुआ, SC है, ST है एंड OBC में जो है वो सब क्लासिफिकेशन हुआ है इन द नेम ऑफ OBC, NT, DNT, VJNT, SCBC, इस तरह के सब क्लासिफिकेशन होने की वजह से महाराष्ट्र में ये हुआ इशू हुआ। तो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज, अभी किसी चाइल्ड को डिसेबिलिटी है एज पर दी डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2002 में कानून बनाया था बच्चों के लिए। उस कानून के तहत अगर समझो बच्चे में कोई अगर डिसेबिलिटी है किसी तरह से, ऑटिज्म हो या किसी तरह से, उस बच्चे को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। या इस तरह का चाइल्ड जिसके माता पिता को कोई डेडली डिसीज हो, लाइक HIV या कैंसर, इस तरह से इनक्यूरेबल डिसीज अगर हो तो उनको भी, या गवर्नमेंट को फिर अधिकार दिया गया है इन बच्चों को छोड़ के कोई और बच्चा जो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आता हो बिकॉज ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, जेंडर एंड एनी अदर सच फैक्टर जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है नहीं करता है। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया है। इस कानून का सही मायने में अगर बेनिफिट मिलना है तो इस तरह के बच्चों को मिलना चाहिए। अभी हमारे राज्य सरकार ने क्या किया, अच्छा इसमें क्या होता है, ये कानून के तहत ये हर राज्य में कानून अगर लागू है तो उन राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है, रूल मेकिंग पावर, कि महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र में इस कानून को लागू करना है जमीनी तौर पर, तो उन्हें नियम बनाना पड़ेगा, RT रूल्स बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने RT रूल्स बनाने के नाम के नीचे इस डेफिनेशन को ही चेंज किया और उसमें से महाराष्ट्र में चाइल्ड बिलोंगिंग टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी को निकाल ही दिया, यानी कि पूरा OBC, VJNT, DNT ये सारा क्लास को उन्होंने निकाल दिया। तो व्हाट रिमेन्ड इन दिस डेफिनेशन वाज चाइल्ड बिलोंगिंग टू SC, ST एंड चाइल्ड विद डिसेबिलिटी एंड दिस इवन HIV या फिर कैंसर जैसे जो है इनको भी निकाल दिया था। तो ये जानबूझकर किया गया, ये गवर्नमेंट का एक प्रयास था, क्योंकि SC एंड ST जहाँ पे स्कूल्स होते हैं, और ये इसमें क्या है, ये स्कीम क्या है कानून का कि 1 किलोमीटर रेडियस, 3 किलोमीटर रेडियस का जो स्कूल है, अब ये स्कूल होता है डाउनटाउन एरिया में, एकदम सिटी के मध्य भाग में, एकदम पॉश एरिया में, और वहां पे अपना SC या ST का कितना अपना बहुजन का लोग होता है, वेरी मिनिमल। तो एज अ रिजल्ट व्हाट वाज हैपनिंग कि 25% कोटा जो है स्कूल का, वो उसका मेजर चंग जो है वो ऐसा ही मतलब निकल जाता था, एंड दे यूज्ड टू अगेन सेल द सीट्स। तो इस रूल्स को मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन करके चैलेंज किया। अल्टीमेटली दे हैड टू एग्री दैट दे हैव कमिटेड रॉन्ग एंड दे हैड टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक बाय इशूइंग अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो 2018 में जो नोटिफिकेशन निकाला, तो उसके बाद में अभी आप ये ट्रू स्पिरिट एंड लेटर में इस डिसएडवांटेज चाइल्ड को महाराष्ट्र में वो लागू किया गया। तो हर साल नियर अबाउट 1.5 लाख 2 लाख के आसपास बच्चों को इस कानून का महाराष्ट्र में ये होता है, मतलब प्राइवेट स्कूल में उनको ये होता है। यानी ये आई एम टॉकिंग ओनली विद रिगार्ड टू प्राइवेट स्कूल्स, अनएडेड स्कूल, जो हाई पॉइंट जिसको हम पॉश कहता है। अदरवाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है, स्टेट का स्कूल होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है या इसका होता है, तो वहां पे तो मतलब अधिकार है ही है। ये हो गया। तो वीकर सेक्शन चाइल्ड, अभी सेकंड कैटेगरी कौन सा है, जो बच्चा ये पहले कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन स्टिल इज एंटाइटल्ड ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, राज्य सरकार ने जो सालाना आय यानी कि इनकम जो तय किया गया है, उसके नीचे उन पेरेंट्स का अगर इनकम है तो उनके बच्चों को भी इस कानून के तहत जो है वो फ्री में शिक्षा का मिलने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट, ओपन कैटेगरीज में जो जनरल कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, उनके अगर पेरेंट्स का इनकम राज्य सरकार जो अमाउंट ठहराती है उसके अगर नीचे है, तो उनके बच्चों को भी जो है इस RT के तहत फ्री में शिक्षा मिलने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से इस एनुअल इनकम को बेंचमार्क को सेट किया गया। महाराष्ट्र में ये अमाउंट है 1 लाख रुपीज, कई स्टेट में ये अमाउंट इवन 60,000 रुपीज तक है, कई स्टेट में ये अमाउंट 2 लाख तक जाता है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से बनाता है। दिस इज अ एरिया वेयर स्टिल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, कि यहाँ पे जो है वो सही मायने में एक यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए अक्रॉस द इंडिया, इस तरह का काम करना बाकी है। तो हम अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो RT एक्ट है, इस RT एक्ट को लागू करने का ड्यूटी है राज्य सरकारों का। तो आप देखेंगे कि हर राज्यों में
इस कानून के तहत राज्य सरकार को आरटी रूल्स बनाना है और आरटी रूल्स बनाने के बाद में उस शिक्षा के अधिकार को उनके राज्य में, रिस्पेक्टिव राज्य में अलाउ करना है। सो यू विल फाइंड एवरी स्टेट इन इंडिया हैज फ्रेम देयर ओन रूल्स। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया था जिसको मैंने चैलेंज किया था, उस तरह से आपके एमपी में भी आपका एमपी, स्टेट ऑफ एमपी आरटी रूल्स होगा, उसको आप देखिए। एंड मोर और लेस दिस इज बिकॉज रूल्स कैन नॉट बी अगेंस्ट द एक्ट, तो वो एक्ट को ही लागू करने के लिए रूल्स सरकार को बनाना है। अगर उसमें अगर विसंगति पाया जाता है तो आई कैन से, जैसा मैंने इधर चैलेंज किया था उन रूल को, तो मध्य प्रदेश में भी कोई आपका वहां का नागरिक उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करके उसको सेट राइट कर सकता है। तो ये हुआ। तो यहाँ पे इसका स्कीम और क्या है, नेबरहुड स्कूल स्ट्रक्चर। अभी स्कूल क्या है, अप टू द कक्षा, मतलब चौथी 5वीं कक्षा तक जो है वो जो है मतलब विद इन 1 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए, और उसके आगे का जो है तो 3 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में इसको और अमेंडमेंट करके इसको 5 किलोमीटर तक दायरा इसका बढ़ाया गया है, रेडियस 5 किलोमीटर रेडियस। और ये बहुत अच्छा वेलकमिंग डिसीजन है, क्योंकि इफ इट इज नॉट पॉसिबल कि विद इन 3 किलोमीटर ही अपना घर से या उस स्कूल के दायरे में अगर नहीं है तो उसका दायरा बढ़ा के 5 किलोमीटर, मतलब वो सही मायने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका इस कानून का जो है बेनिफिट होगा। आगे अभी ये 25% रिजर्व कोटा, अब सरकारी स्कूल तो इस कानून को लागू करते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज उनके पास में तो कोई चारा ही नहीं है, उनको तो सभी को देना है। लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये जो प्राइवेट और इवन अनएडेड, जो गवर्नमेंट का एक पैसा भी लेता नहीं है, ऐसा प्राइवेट पॉश स्कूल्स में भी ये कानून को लागू किया गया है, जिसमें कि उन्हें 25% जो उनका सीट है एंट्री लेवल का, उनको इस कानून के तहत भरना है। और इसका जो भी खर्चा है दिस विल बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इक्वली, मतलब दोनों मिलके उस स्कूल को पैसा देंगे कि उनका जितना भी खर्चा होगा ये इस एक्ट को लागू करने के लिए, तो उनका रीजनेबल जो भी फीस रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के उन स्कूल को देगा। ये ऐसा उसमें प्रावधान है। इसमें और एक खासियत क्या है, अब पुराने जमाने में हम देखता था बच्चों को फेल किया जाता था, मतलब कोई बच्चा हो स्कूल में नहीं आया हो, एग्जाम में ठीक से उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया हो, तो उनको उसी कक्षा में उसी नेक्स्ट ईयर भी रखा जाता था। दिस इज कॉल्ड डिटेंशन। तो ये कानून ऐसा प्रावधान करता है कि इसमें अभी डिटेंशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इस ताकि ड्रॉप आउट ना हो, क्योंकि एक बच्चा अगर वही एक ही कक्षा में अगर 1-2 साल अगर रहता है तो इट मे रिजल्ट इनटू गिविंग अप द एजुकेशन फॉर एवर, ऐसा हुआ है। तो उसकी वजह से ये कानून कहता है कि ऐसा किसी बच्चे को जो है डिटेन ना किया जाए। लेकिन अभी 2019 में अमेंडमेंट लाया गया है, एंड अगेन द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन they have been permitted to bring such a law that at least in 5th and 8th standard there will be examination, तो वहां पे डिटेंशन का पॉसिबिलिटी अभी है आफ्टर 19। अभी नेक्स्ट इसमें पुराने जमाने में जो है वो शिक्षा मतलब हमारे जो गुरुजी होते हैं या फिर हमारे टीचर्स लोग होते थे, हमें बहुत ही व्हाटएवर मतलब छड़ी का मार देते थे हमें या फिर शिक्षा करते थे। तो दिस इज नाउ टोटली इम्परमिसिबल। अभी ये नए कानून में जो है इस कानून के तहत किसी भी शिक्षा को वो देना मतलब कानूनी नहीं माना जाएगा, इट इज इनअप्रोप्रिएट। ओके, तो एज अप्रोप्रिएट एडमिशन सेक्शन 4 इसमें कहा गया। एज अप्रोप्रिएट एडमिशन मतलब क्या है, मान लो किसी वजह से अगर कोई गरीब का बच्चा या किसी भी का बच्चा, बहुजन का बच्चा, गरीब का बच्चा अगर किसी एज से किसी रीजन से अगर वो स्कूल में नहीं जा सका, तो क्या उसे परमानेंटली ही छोड़ देना चाहिए? तो अब ये कानून कहता है कि व्हेनेवर पॉसिबल उसको, अभी मान लो कोई उम्र का 12 साल में पहली समय ही वो स्कूल में आ रहा है, तो ये कानून कहता है कि 12 जिसका उम्र 12 है उसको कौन सी कक्षा में एडमिशन मिलना चाहिए, सीधा उसको उसी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि अभी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्लास पहली कक्षा से ही शुरू करे, उसका एज के हिसाब से जो है ही कैन स्टार्ट एजुकेशन फ्रॉम इवन 3rd क्लास 4th क्लास, एंड इट विल बी ड्यूटी, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल कंसर्न दैट उसको उसका एजुकेशन उसका क्लासेस एक्स्ट्रा लेके उसको उस तरह से काबिल बनाए। तो दिस इज द ड्यूटी कास्ट अपॉन दी स्कूल्स कंसर्न। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें और एक है स्कूल्स के ऊपर ये भी ड्यूटी डाला गया है कि वहां के जो टीचर जो हो
वो टीचर जो भी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, यानी कि टीईटी जिसे हम कहते हैं अभी जो आया है, वो उस तरह के टेस्ट पास करके ही वो टीचर होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन शैल बी मेंटेन। अभी इसके कानून होने के बाद में एक दो इम्पोर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसका अपन जिक्र करेंगे। अभी ये जो कानून बना है और ये कानून लागू होने के बाद में ये जो मनोवादी सोच के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस बड़े बड़े स्कूल्स चलाते हैं, ये तो मतलब इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट गोज विदाउट सेइंग कि उनके पेट में दर्द हुआ। तो इस तरह के लोगों ने इस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, इसका वैलिडिटी को चैलेंज किया। ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1)(g) में हमें बिजनेस करने का अधिकार दिया, यानी कि ये लोग ही खुद बोलता है कि ये शिक्षा का अभी बिजनेस हो गया है, तो ये हमारा बिजनेस करने का जो अधिकार है, इसी को ये कानून जो है उसको वायलेट करता है। इस तरह की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों ने किए। ये पहला केस हुआ था इस सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कानून है एब्सोल्युटली वैलिड कानून है, इट डजंट वायलेट एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट विद ओनली वन एक्सेप्शन, कि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस है उन्हें सिर्फ इस कानून के तहत एग्जाम किया जाएगा, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। और फिर इस जो सोसाइटी फॉर अनएडेड केस के दौरान ही इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजमेंट आया वो हुआ है फेमस इन द केस ऑफ प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहराई कि आरटी एक्ट इज परफेक्ट, वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट डजंट वायलेट any article of constitution including article 19(1)(g). However, this act is invalid as far as the minority institutions are concerned। मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में जहां भी इस कानून में कोई बात अगर लिखी गई है तो वो बात इनवैलिड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिक्लेयर किया है। तो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अविनाश मेहरोत्रा केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। अभी ये क्या हुआ है, देखो हमको अधिकार दिया है स्कूल में जाने का, स्कूल भी दिया है, लेकिन अगर स्कूल में ठीक से एनवायरमेंट ही ना हो और उसमें सेफ्टी ना हो और उसमें फियर के साथ में हमको अगर पढ़ना है सीखना है, तो दिस इज इनडायरेक्टली टेकिंग अवे व्हाट इज गिवन। एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, इस तरीके का बात है। तो ये इस तरह का मुद्दा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया इस केस में। तमिलनाडु में एक स्कूल में जिसका मैंने जिक्र किया है, कृष्णा मिडिल स्कूल ऑफ कुंभकम कोरम तमिलनाडु में, जिसमें 93 बच्चों का डेथ हुआ फायर ट्रेजेडी में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाय एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स गवर्नमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग अनसेफ स्कूल्स गवर्नमेंट इज नॉट absolved of the duty to implement this act, so it is the duty to ensure that the school is safe, the children are given the safest environment, they are entitled to educate in the environment which is free from the fear and which is free from the physical hazards। तो ये ड्यूटी इंश्योर करता है, ये ड्यूटी किसका बनता है, ऑल दोज अथॉरिटीज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स, जिला परिषद, ये सारों का ड्यूटी है कि अपनी अपनी स्कूल्स में ये सेफ्टी इन्होंने करना है। और उसके लिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस दिए थे। बिल्डिंग का जब बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग में क्या क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से क्या क्या करना है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो लागू किया है, ये आज तक इसके हिसाब से अभी सारे स्कूल्स कंप्लाई करता है। अगर नहीं होता है तो दिस विल बी कंटेम्प्ट ऑफ दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड इस तरह से जो है ये वाकई में अभी सेफ्टी को भी जो है एज ए पार्ट ऑफ आरटी कहा गया, मतलब राइट टू एजुकेशन विथ अ सेंस ऑफ सेफ्टी इन द स्कूल is now a fundamental right under article 21A, ऐसा हम कहेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है हमने देखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ओरिजिनली हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 में था, जिसे एनफोर्सेबल नहीं कहा जा सकता था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते समय कहा कि जीवन जीने के अधिकार में ही ये शिक्षा का अधिकार है। और वो केस हुआ मोहिनी जैन के केस में इंटरप्रिटेशन हुआ। उसके बाद में उन्नी कृष्णन में इसको थोड़ा सा फिर से रिस्ट्रिक्ट किया गया अप टू एज ऑफ 14।
फिर उस केस को उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेरेशन दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो देश का कानून बनता है एज पर आर्टिकल 141। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वैसा ही नहीं कहता है, वॉट एवर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स बिकम्स द लॉ ऑफ द कंट्री बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज। सबका ड्यूटी बनता है उसको लागू करना, तो उसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया उसको लागू करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में 86th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया, और इसको आर्टिकल 21A ऐड किया गया, आर्टिकल 51A इन ब्रैकेट के कास्टिंग ड्यूटी ऑन पेरेंट्स ऐड किया गया, प्लस आर्टिकल 45 को मॉडिफाई करके अभी उसको रिप्लेस किया गया, और बाद में फिर 2010 में 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट को लागू किया गया। तो इस तरह से जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को हमको मानना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ का डेफिनेशन को एक्सपैंड करते करते हम लोगों ने जो है वो इस शिक्षा के अधिकार को पाया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में ये कानून लागू हुआ, पेपर के ऊपर लागू हुआ, लेकिन हम देखते हैं, मैं इवन जब वकालत में देखता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं कई सारे कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इन लोगों का आपने सुना होगा नन फाउंड सुटेबल, इस तरह का इनका एक जुमला है। तो हमारे बांधव, हमारे ब्रदर्स जब भी सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो लोग है वो हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को NFS की कैटेगरी में डाल के डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट अमंग ऑल उनको सिलेक्शन नहीं करते। इस तरह का जमीनी तौर पे चलता है। तो इसके ऊपर भी काम करना, कार्य करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस वजह से हमने देखा है कि हमारे कई सारे लोग जो है वो इवन दे आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारे मतलब UGC ने जो रेगुलेशंस बनाए थे, UGC इक्विटी रेगुलेशंस ऑफ 2026, इसको बनाने का रीजन क्या था पता है? महाराष्ट्र में पायल तड़वी नामक एक लड़की ने आत्महत्या किया था। शी वाज बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी एंड मेडिकल स्टूडेंट, शी वाज फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, और उसकी माता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। उस पिटीशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ UGC इज नॉट इनफ टू डील विद दिस इशू, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा यू हैव टू कम अप विद द फ्रेश गाइडलाइंस, और उसको सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने अंडरटेकिंग दिया उसके तहत इस UGC बिल को लागू किया गया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है, मनोवादी लोगों ने इसका कितना सारा देश में राड़ा किया है। एंड ये बहुत डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद उस प्रेशर में आकर के अपने ही कहे गए बात को उन्होंने जो है एक तरीके से स्टे किया है। UGC रेगुलेशंस हैव बीन स्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस के वजह से ही एग्जिस्टेंस में आए थे। तो दीज आर द रियलिटीज, हार्ड रियलिटीज, और जिसके लिए हमको जो है वो अभी भी काम करना जरूरी है। एंड फॉर दैट वी नीड एसोसिएशन, वी नीड यूनिटी, वी नीड संगठन। कुछ बाबा साहब ने कहा गया था, इन फ्यूचर देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल हैव नो राइट, you will have nothing, then only your संगठन will be your protection। तो हम जब तक प्रोटेक्शन में रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि एजुकेट, यूनाइट एंड फाइट। तो हमारा यूनिटी होना बहुत जरूरी है। when there is no protection of the courts, no law, no rule of law, our unity itself shall be our protection। तो इस तरह से जो है हमें इसके ऊपर बहुत काम करना जरूरी है। सो विद दिस डियर फ्रेंड्स, 9:05 हो गए, और मैं यहाँ पे अभी रुकता हूं, और इसके साथ में किसी भाई को, किसी बहन को अगर कुछ सवाल पूछने हैं या अपने आप को ये करना, एक्सप्रेस करना है, तो नाउ दैट सेशन इज विथ यू। थैंक यू पंचाल जी, डिग्निटी। थैंक यू। किसी को भी कोई डाउट है जो पांचाल जी से क्लियर करना चाहते हैं, तो वो हैंड रेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछो, या फिर अपनी बात रखना चाहते हैं तो बात रखो, इंसाइट अपना कुछ देना है तो वो दो। यस सर, मैं राजकुमारी बोलना चाहती हूँ। हाँ मैडम। पूछना चाहती हूँ सर, मुझे मेरे दोनों बच्चे हैं, उनको RTE के थ्रू स्कूल में एडमिशन दिलाना है। तो इसका सिस्टमेटिक नियम क्या है, कैसे मतलब मैं उनको ज्वाइन करवाऊँ, कैसे नियम बताऊँ? ओके, तो मैं अभी हम महाराष्ट्र में जिस तरह का सिस्टम है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में क्या एक मैकेनिज्म है
महाराष्ट्र सरकार के रूल्स है, 2011 और 2013 में बनाए गए रूल्स है। उन रूल्स के तहत जो है हर साल को महाराष्ट्र में एक लॉटरी निकलता है, एंड उस लॉटरी जब निकलेगा तो लॉटरी में आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। तो आपका एमपी सरकार में शायद इसी तरीके का होगा, या आई डू नॉट नो एक्चुअली तुम्हारा एमपी में किस तरह का सिस्टम है, लॉटरी है या फिजिकल फॉर्म भरना है या ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो उसमें जो है आपको फॉर्म भरना है, एंड फॉर्म भरने के बाद में उसका फिर लॉटरी की तरह से ही निकलता है। अगर समझो मान लो जगह कम है और एप्लीकेशन अगर ज्यादा है तो आपको लॉटरी के माध्यम से, लॉट के माध्यम से, बिकॉज ऑफ द रूल्स, तो इस तरह से जो है वो नंबर लगता है। अगर लगने के बाद में अगर कोई स्कूल आपको मना करता है या स्कूल आपको इसको अवॉइड करने का अगर ये करता है, तो यू कैन मेक अ कंप्लेंट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या झड़पी और द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वहां पे भी अगर काम नहीं होता है तो यू आर एंटाइटल टू फाइल ए पिटिशन डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट। यस सर। हाँ, Yes. तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हो। हाईकोर्ट में जाने के पहले एजुकेशन शिक्षा विभाग में आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आप सिटी में रहती हो तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर है एरिया है तो आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एजुकेशन शिक्षा विभाग होगा। अगर आप झड़पी में हो तो झड़पी में भी शिक्षा विभाग है, एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, वहाँ पे कर सकते हो। वो करने के बावजूद भी अगर स्कूल मानता नहीं है, आपको वहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली यू आर एंटाइटल्ड टू गो टू हाई कोर्ट बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट। यस सर। हाँ हाँ जी, राजकुमारी जी आप किस जिले से हैं? मूवमेंट सर में। मैम मैं इंदौर में हूँ, इंदौर से हूँ अभी। जी थैंक यू। हाँ यस मैम, मैं क्या है कि इंदौर में एमपीवी में हूँ। जी जी थैंक यू जी। मैं जगन्नाथ सूर्यवंशी हम एमपी से। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जगन्नाथ जी। हाँ, मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इसका आर्टिकल 45 है। तो 45 ये कहता है कि इसके अनुसार ही आरटी एक्ट बना है। तो 45 में ये कहा गया था, जो अमेंडमेंट हुआ 86 2002 में, उसको वहां से हटा के अपने फंडामेंटल राइट्स बना दिया इसमें। तो आर्टिकल 45 ये कह रहा था, ये कहता था 2002 में कि इस देश के समस्त बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। अब ये आरटी एक्ट बना, ये तो मात्र वंचित वर्ग के 25% बच्चों के लिए ही मतलब प्राइवेट में इन्वॉल्व किया गया। जबकि भारत का संविधान तो बच्चा कहीं भी पढ़े, इस भारत की धरती पे कहीं भी पढ़े, वो उसके लिए तो कोई भी स्कूल पढ़ सकता, चाहे प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी में पढ़े। ये आर्टिकल 45 कह रहा था सभी बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात कर रहा हो, तो वो कहीं पढ़े, वो भारत की भूमि पर भारत का संविधान का राज चलता है। और संविधान का राज में यह होता है कि वो कहीं भी पढ़े, उसकी भले प्राइवेट में पढ़े। लेकिन ये आरटी एक्ट ये जो इन्होंने बनाया 2009 में, 2002 में अमेंडमेंट किया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया, तो ये आरटी में 25% बच्चों को ही इन्वॉल्व किया गया। ये मतलब ये मेरे हिसाब से तो ये गलत बना, संविधान के विरोध में बना है। आरटी एक्ट जो बना है ना, ये संविधान के विरोध में ही बना। संविधान क्या कह रहा है और इन्होंने आरटी एक्ट बनाए ये क्या कह रहा है। भाई भारत का संविधान तो इस देश के चाहे SC ST OBC, अपन SC ST OBC बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कहलाते हैं, है ना। तो सभी मतलब है ना, फॉरवर्ड भी आ गए इसमें, है ना, अनारक्षित भी आ गए, अनरिजर्व्ड भी आ गए। तो सभी के लिए ये तो मतलब कोई भी कहीं भी पढ़े इस भारत की भूमि पर, तो ये फंडामेंटल राइट्स था उसका बच्चे का, है ना। और ये कार्य इसमें ये भी लिखा था कि यह कार्य मात्र संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर ही कर लेना चाहिए। बाबा साहब ने इसमें स्पेशल टाइम लिमिट रखी थी, है ना। संविधान हमारा 26 जनवरी 50 को लागू हुआ और 26 जनवरी 60 को ही इस देश के समस्त बच्चे 8वीं पास मतलब 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक 8वीं पास हो जाना चाहिए था। तो मतलब ये क्या बना। उसके बाद एक और सवाल ये है सर मेरा कि जैसे ये आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 डेफिनेशन दे रहा है राज्य की, स्टेट की, जो आर्टिकल 12 में बताई गई है ना, सेम टू सेम। अब आर्टिकल 37 में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब हम इसको कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। पर आगे बाबा साहब ने ये भी लिखा है, बट इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट, परंतु यह स्टेट की ड्यूटी है कि उसको देना ही देना है। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट आगे भी लिखा है सर। तो हमारे देश में क्या है कि
जितने भी लॉ कॉलेज है और यूनिवर्सिटियां है या कोचिंग संस्थानें हैं, बस इनफोर्सिबल मतलब ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं करा सकते, बस यहीं तक सीमित रह गए। तो ये बड़ी विडंबना है ना, ये बड़ी विडंबना कि आगे नहीं बढ़ा उन्होंने। बट लिखा हुआ बाबा साहब ने, बट इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की ड्यूटी है उसको देना ही देना है ना सर। यस। तो ये है सर मेरे विचार। ठीक है सर, फॉर नहीं, सही डिग्निटी। बात, आपकी बात सही है। और ये क्या है, देखो पेपर के ऊपर मतलब लिख तो दिया, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट करता ही नहीं है तो अल्टीमेटली फिर इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपना जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से फिर कहना पड़ा सरकारों को। एंड फिर ये इसको अब होते होते फिर मोहिनी जैन का केस, बाद में फिर तुम्हारा उन्नी कृष्णन का केस, ये बहुत एक्चुअली 10 साल में ही अचीव करना था। दिस वाज एक्चुअली गोल कि हमको ये करना है, लेकिन ये नहीं किया इन लोगों ने। बिकॉज अभी ये जो कानून बना है आरटी का, ये ऐसा नहीं है कि इसे 25% और वंचितों के लिए ही है। ये कानून में भी लिखा गया है। सेक्शन 3 ऐसा नहीं बोलता है, सेक्शन 3 आरटी का आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं कहता है कि दिस शैल बी ओनली राइट ऑफ द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और वीकर सेक्शन। उसमें क्लियर कहा कि इट शैल बी राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ये फंडामेंटल राइट सभी का है, उसमें किसी भी वर्ग का हो, वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, ऑल 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 कैटेगरीज विदाउट नेमिंग। तो सिर्फ ये 25% जो है प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, उसके लिए उन्होंने डिसएडवांटेज ग्रुप एंड वीकर सेक्शन के लिए खास स्पेशल प्रावधान बनाया गया है। जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 के तहत इन इन क्लासेस के लिए मतलब SC ST और ओबीसी के लिए जो स्पेशल प्रावधान बनाए गए, तो ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप का जो डेफिनेशन है उस तरह का, वी कैन कोरिलेट विद दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 16, 15, 16 स्पेशल प्रावधान। बाकी जो है अभी गवर्नमेंट का जो स्कूल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोलो, गवर्नमेंट का बोलो, या फिर तुम्हारा ZP का बोलो, वहां पे ऐसा नहीं है ना, वहां पे सबके लिए थे। जगन्नाथ जी और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं बस ठीक है मैडम, फॉर डिग्निटी। जी बलराम आरती जी, जी? मैं राजकुमारी जी का जो प्रश्न था मैं उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ, तो और कुछ नहीं। जी सर कीजिए। वो अपने यहाँ MP में क्या होता है कि कुछ डेट निकलती है जब एडमिशन होते हैं, तो वो ऑनलाइन भी आती है, अखबार में भी आती है, और स्कूल भी एडवर्टाइज करते हैं। तो उनके यहाँ आवेदन देना होता है, या फिर वो अपन को असिस्ट भी करते हैं आवेदन देने में। और जनरली वो रिफ्यूज नहीं करते, क्योंकि उसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट स्कूल को डायरेक्ट देती है। तो वो एक प्रकार से उनका कोटा भी पूरा हो जाता है। जैसे मान लो उनकी 50 की 100 की कैपेसिटी है, तो उनके मान लो 50 सीटें भर रही हैं, तो 25 ऐसे आ जाते हैं उनके पास। क्योंकि आपको पैसा नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट सीधे उनको पैसा दे देती है। तो उसकी एक डेट होती है एडमिशन की, अभी शायद डेट निकल गई है, या आप अच्छा, मेरा निकल गई। हाँ निकल गई है या फिर होगी, तो आप मुझे ना ग्रुप में मैं हूँ तो बलराम नाम से मेरा नंबर पे कॉल करिएगा कल। मैं जी सर। स्कूल जो चलाते हैं बंदे अपने मोमेंट 21 के, उनसे एक बार आपकी बात करा दूंगा, अगर कुछ अभी बाकी होगा तो पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं है और मैं सिंगल मदर हूँ, इस वजह से मेरे को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से अभी सुन रही थी, और नहीं, क्योंकि आपकी मैं आपकी चाह रही पूरी थी कि मैं मदद इसको आपकी करूँ। पूरी मदद होगी। आप मेरा नंबर ग्रुप से ले लीजिएगा, मोमेंट जी 21 सर। में से, बलराम जी झाड़िया सर। नाम से। जी तो सर। आपकी पूरी मदद करेंगे हम। जी थैंक यू। नहीं मिलेगा, मतलब ये अधिकारी है, इसको कोई छीनेगा नहीं, एंड कोर्ट में जाने का भी गरज नहीं करता है। वंस यू गेट द नंबर मिल जाएगा। जी सर। जी सर। थैंक यू बलराम थैंक यू जी। सर। किरण किरण सिटौली जी का हैंड रेज है। किरण सिटौली जी, अभी मैं केसेस सीजन में, जब तक किरण जी तक शायद आवाज पहुंच जाए, तब तक मैं अभी हमारे केसेस सीजन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमारे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसमें केसेस सीजन का फीडबैक भरना है। तो आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि आप सभी लोग अपना फीडबैक, जो भी हमारी लिंक दी गई है उसे ओपन करके अपना अपना फीडबैक जरूर भरें। साथ ही हमारे केएसएस सीजन को ज्वाइन करते रहें, और लगातार जो भी सत्र चलेंगे
उनमें ज्वाइन होकर इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। हेलो फॉर डिग्निटी। और डिग्निटी संजीव जी। चैट बॉक्स में हरगोविंद जी का मैसेज है, क्वेश्चन है, तो जी। मैं पूछ लेता हूँ, उनको जवाब मिल जाएगा। किसी किसी स्कूल में तो 25% कोटा में होते हुए भी प्राइवेट वाले पैसे ऐंठते हैं। तो एक क्वेश्चन है उनका कि 25% कोटा है होते हुए भी प्राइवेट वाले पैसे ऐंठते हैं, उसके लिए। यस यस, तो उसके लिए जो है अ, अ, ये मैंने मतलब ड्यूरिंग माय लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन कि इनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होता है स्कूल का, इन काम करते हैं, वो नॉर्मली एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है। अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहाँ पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ का एजुकेशन ऑफिसर, या झड़पी है तो झड़पी में एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। तो उनके सामने हम जाकर के इस तरह का स्पेसिफिक कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये स्कूल वाले जो है किसी भी तरीके से, चाहे वो समक्ष हो या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर इस कानून को लागू करने के लिए अगर आनाकानी करते हैं या किसी तरीके से दिक्कत अगर पैदा करते हैं, तो हम कंप्लेंट कर सकता है उसके ऊपर। और अगर ज्यादा ही अगर करते हैं, अगर मतलब वो रिजेक्ट ही करते हैं, रिफ्यूज ही करते हैं एडमिशन देने को, तो ऑफकोर्स हाईकोर्ट में तक मामला हम जाके फाइल कर सकते हैं, पिटिशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ पांचाल जी के आंसर को। ये हरगोविंद जी को, मध्य प्रदेश में क्या है, एक ऑफिसर होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, बीईओ, वो पूरी कंट्रोलिंग करता है। और हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी हैं, उसकी इंस्पेक्शन अथॉरिटी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से नीचे कोई नहीं है। तो आप बीईओ भी अगर कुछ नहीं करता है, उनसे मिला हुआ है, तो आप सीधे एसडीएम या कलेक्टर के पास सीधे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यस, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, मतलब आपके स्टेट में किस तरह से व्यवस्था बना गया इनको कंट्रोल करने की। जी जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो देखता ही देखता है, बीईओ है, डीईओ, बट सब डिवीजन मतलब जो आपका एक तहसील में है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उसको इंस्पेक्शन करने की अथॉरिटी एसडीएम से नीचे के अधिकारी को नहीं दी गई है। मतलब सीधे ही उसको पर्सनली जाके चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, परमिशन भी वही ग्रांट करते हैं। तो आप सीधे जाके वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, तुरंत एक्शन होता है। मतलब मध्य प्रदेश में बहुत सीरियस है गवर्नमेंट, और ऑफिसर्स इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। आपकी कंप्लेंट जाएगी, इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू बलराम जी। थैंक यू पांचाल जी, हमारे आज के केएसएसएस को सफल बनाने के लिए अगेन एंड अगेन आपको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं हमारे वोट ऑफ थैंक्स के लिए सिद्धार्थ जी को इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू सिद्धार्थ जी। थैंक यू आरती जी। फॉर डिग्निटी साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षा केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की नींव है। शिक्षा का अधिकार हमें न केवल ज्ञान देता है बल्कि हमें अपने अधिकारों को समझने, समाज में अपनी भूमिका निभाने और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की शक्ति भी प्रदान करता है। आज के इस ज्ञान साझा केंद्र केएसएस में राइट टू एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा ने हम सभी को नई सोच, दिशा और जागरूकता प्रदान की है। मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर एडवोकेट राजेश्वर पंचाल जी, जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी सरल प्रस्तुति के माध्यम से इस विषय को हम सभी के लिए अत्यंत स्पष्ट और प्रेरणादायक बनाया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एंकर आरती जी, जिन्होंने पूरे ही सेशन को बहुत अच्छे से संचालित किया है। इसके साथ ही मैं विशेष रूप से हमारी पूरी मध्य प्रदेश की केएसएस टीम को उनके अथक प्रयास और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी में राखी जी ने बहुत अच्छे से संभाला है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी साथियों और टीम मेंबर्स को, जिन्होंने समय समय पर सहयोग और प्रेरणा दी है। और अंत में मैं सभी ऑडियंस का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ इस सत्र को सुना
और अपनी उपस्थिति से इस सत्र को सफल बनाया है। हम साथ ही आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आगे के भी जितने सत्र होंगे आप इसी तरह हमसे जुड़ते रहे, और यदि आप केएसएस टीम के साथ काम करना चाहते हैं तो भी आप फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं एडवोकेट राजेश्वर पंचाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और हम इसी तरह अगले केएसएस सेशन के एपिसोड 3 में दोबारा मिलेंगे। फॉर डिग्निटी। Thank you for dignity. For Okay, dignity, for everyone. dignity Good to night. all. For dignity. For dignity, all of you. For dignity, all of you.